गुजरात ने स्वागत किया। और गुजरात के अंदर मिथिलांचल और बिहार से जो भाई आकर रहे हैं, मैं आज पूरे देश और दुनिया के सामने कहना चाहता हूं, गुजरात के विकास में बिहारियों का, मिथिलांचल वासियों का बहुत बड़ा योगदान है। और कहीं भी कुछ भी हो जाए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, गुजरात में आप लोग सलामत भी है, सम्मानीय भी है और स्वागत योग्य भी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को खेलों में उत्कृष्टता की ओर प्रेरित किया और राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उद्घाटन समारोह में विभिन्न खेलों के प्रतियोगिता का आगाज हुआ, जिसमें राज्य भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और मनोज सिन्हा ने उम्मीद जताई है कि यह आयोजन जम्मू कश्मीर में खेल संस्कृति को मजबूत करेगा। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का यहां पर शुरुआत हुई है और खेलो इंडिया के 5वें संस्करण का आगाज हुआ है, जहां पर मनोज सिन्हा यहां पर मौजूद रहे। स्वाभाविक रूप से ये 5वां विंटर स्पोर्ट्स जो यहाँ आयोजित हुआ है, इसके कारण देश भर के विभिन्न स्थानों से अनेक स्पोर्ट्स पर्सन्स आए हैं और सफलतापूर्वक आयोजन के कारण गुलमर्ग ऐसे ही देश भर में एक विंटर डेस्टिनेशन के नाते जाना जाता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस विंटर स्पोर्ट्स के कारण गुलमर्ग की एक नई पहचान बन गई है। मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल और भारत सरकार की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बहुत ही एक सुंदर और भव्य आयोजन पिछले 5 वर्षों से यहाँ हो रहा है। खेल की सुविधाएं भी बढ़ी हैं। इस बार लग रहा था कि शायद बर्फ उतनी पर्याप्त नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा थी, समय से बर्फबारी भी दे रहा है, दुरुस्त है, अच्छा आयोजन हुआ है और जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, मंत्रालय ने काफी मेहनत की है। मैं उनको भी। चलिए रुक कर लेते। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मिली सीएम रेखा। युवाओं के लिए रोजगार सृजन, कौशल विकास पर चर्चा, खेलों में सहभागिता से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से सीएम रेखा गुप्ता मिली है और खेलों में सहभागिता के लिए यहां पर उन्होंने मुलाकात की। सृजन, कौशल विकास पर इस दौरान इस मुलाकात में चर्चा हुई और खेलों में सहभागिता से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर मनसुख मांडविया से उन्होंने मुलाकात की। खेलों में सहभागिता को लेकर, सृजन को लेकर, किस तरीके से खेल में और भी बढ़ोतरी हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम बिंदुओं पर यहां पर उन्होंने मुलाकात के दौरान चर्चा की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में कचरा प्रबंधन के मुद्दे पर अपनी सरकार की नीयत और नीति को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि हमारी नीति और नीयत दोनों स्पष्ट है, यानी दोनों ही साफ है। काम करना है और काम कर रहे और काम करते रहेंगे तो समस्याओं का समाधान भी होगा। समस्याओं का समाधान करेंगे और उसका उपचार भी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कचरा प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि सभी चुनौतियों का समाधान जल्द ही किया जाएगा। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी नीति और नीयत दोनों स्पष्ट है। काम करना है, काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे तो समस्याओं का समाधान भी होगा। हम टालने में विश्वास नहीं रखते, समस्या को टकराने में विश्वास रखते हैं, तो समस्या का समाधान भी करेंगे। तो वहीं भारत ने लगातार दूसरे आईसीसी टूर्नामेंट में
अजय रहते हुए चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है। भारतीय क्रिकेट टीम ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीता है। ये जीत भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही, जिसमें टीम की बेहतरीन खेल भावना और संघर्ष को दिखाया गया। भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों ने इस जीत को देशवासियों को समर्पित किया और टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। तो देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे। पहली तस्वीर रांची की है। देखिए किस तरीके से, जिस तरीके से आईसीसी चैंपियनशिप की ट्रॉफी जब इंडिया ने जीती उसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल जो है वो देखा गया। तमाम लोग जो है अपने घरों से बाहर आए, पटाखे फोड़ते हुए नजर आए, साथ ही साथ पूरी तरह से जश्न मनाते हुए नजर आए। और ये 4 तस्वीरें अलग अलग राज्य की आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। पहली तस्वीर रांची की है, जहां देखिए यहां पर भी लोग किस तरीके से जश्न मनाते हुए, लोग एक दूसरे के साथ इस खुशी को बांटते हुए नजर आ रहे। वही दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से आसमान में आतिशबाजी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया ने जिस तरीके से कल न्यूजीलैंड को हराकर जीत हासिल की, उसके बाद पूरे देश में एक अलग ही माहौल देखने को मिला। पूरा देश जो है होली से ही पहले एक दिन पूरी तरह से वो जश्न में डूबता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए तीसरी तस्वीर जो है ये मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी लोग पूरी तरह से जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं, एक दूसरे के साथ यहां पर जश्न मनाते हुए और ये जीत को बांटते हुए भी नजर आ रहे हैं। वही चौथी तस्वीर जो है ये आपको चेन्नई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए चारों तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कई अन्य नेताओं ने भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर टीम की शानदार जीत को भारत के लिए गर्व का पल बताया और खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना की। अमित शाह ने भी टीम की जीत पर खुशी जताई और इससे भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। अन्य नेताओं ने भी टीम इंडिया की सफलता को सराहा और इसे भारतीय खेल में नई ऊंचाइयों की ओर एक कदम बताया। मध्य प्रदेश के मशहूर महू शहर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद जश्न मनाने और उतरे जो लोग पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि कई दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। इसके बाद पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। यह घटना तब हुई जब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने इतिहास रचा और जश्न मनाने के लिए कुछ लोग शहर में जुलूस निकालने लगे जो प्रमुख मार्गों से गुजर रहा था, जिसके बाद दोनों समुदाय में पथराव हुआ और ये आगजनी भी हुई, जिसके बाद पुलिस फोर्स जो है वहां पर तैनात हुआ और लगातार यहां पर जो हालात थे उसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात हो गया। चलिए अब खबरों में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने मध्य प्रदेश के महू में हुई पथराव की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस घटना को बहुत दुखद बताया और कहा कि भारत में रहकर इस प्रकार का देश विरोधी कृत्य करना अत्यंत कष्टकारी है। तो वहीं ब्रिजेश पाठक ने स्थानीय सरकारों से अपील की है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को, यानी कि इस तरीके की कृत्यों को, घटनाओं को रोका जा सके। यहाँ जो स्थान पर समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे सूचना मिली है बहुत ही दुखद है। भारत में रह करके इस प्रकार के देश विरोधी कृत्य करना बहुत ही कष्टकारी है। स्थानीय सरकारों को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि उनकी पीढ़ियां याद। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे के घर पर छापेमारी कर रही है। ईडी का ये कार्रवाई कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है। एजेंसी छत्तीसगढ़ में कुल 14 स्थानों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक और कारोबारी व्यक्तियों के ठिकाने शामिल है। जांच एजेंसी ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और जल्द ही और भी जानकारी का
खुलासा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो देखिए यहां पर ताबड़तोड़ ईडी के द्वारा छापेमारी की गई है। 14 स्थानों पर ईडी ने छापेमारी की है और लगातार ईडी की छापेमारी जो है यहां पर जारी है। और ये भी आपको जानकारी देते चले कि भूपेश बघेल के बेटे के घर पे भी ईडी का शिकंजा जो है वो कसते हुए नजर आया। ईडी की कार्रवाई जो है, छापेमारी जो है उनके बेटे के घर पे भी की गई है, जिसके बाद भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाई जो है ये साफ तौर पर राजनीतिक है ये कार्रवाई, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर जो प्रदेश सरकार है उस पर हमला करते हुए नजर आए हैं। 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे मामले को अदालत में बर्खास्त किए जाने के बाद आज प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर पहुंचे। भूपेश बघेल के कार्यालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई षड्यंत्र के तहत पंजाब में कांग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहा है तो वह एक गलतफहमी है। उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से प्रेरित बताया। तो वहीं नई शिक्षा नीति और 3 भाषाओं के विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि डीएमके बेईमान है और वे तमिलनाडु के छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। वे तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उनका एकमात्र काम भाषा की बाधाएं खड़ी करना है। वे राजनीति कर रहे हैं और वे अलोकतांत्रिक और असभ्य हैं। और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह बयान केवल राजनीति से प्रेरित है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। Within March, the last date of the financial year of 2025 is up to 31st March. Government of India is open and ready. The kind of discussion we had with Tamil Nadu government in previous months, if they will, it's not that they are now, they have changed their stand. At one point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM3. Few of my members, few of my MP colleagues came to see me. They came to the honorable member who raised the question. She also came to see me with Honorable Education Minister of Tamil Nadu. They agreed. They went there. They had a U-turn. It is their problem. Let them come. And Government of India is open on this issue. Many more, Speaker sir, many more non-BJP states, especially Congress, Karnataka. Let me give the example. Karnataka is accepting the NEP and they have some reservation verbally on NEP, but they are implementing PM3. In Himachal, they are implementing PM3. Right now, my friend, Congress friend from Amritsar raised a question. It's a non-BJP rule state. In the same Tamil Nadu state, Government of India is giving financial allocation to PM portion. They are dishonest, my dear friends, they are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. They can't put allegations against Government of India. They are misleading nation. They are doing injustice. They are doing injustice to students of Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. They are not doing justice. They are undemocratic, uncivilized. They are undemocratic, uncivilized. They are debarring the right of Tamil Nadu students to have a pan-Indian education model. Government of India is ready and open. Let them come back. What they have promised. I can quote the date. On 15th March. 15th March, they are sent a MOU. Why that account? Let the tell. Why that account? My information, their chief minister was ready to accept that. Some super chief minister, some new person came up. My dear sister Kani Modi here. Let's be honest to the people of Tamil Nadu. Let's be honest to the people of Tamil Nadu. She only came to with few friends.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और रंगों के त्योहार को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है। कार्यक्रम में दिल्ली के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक नेता भी शामिल हुए और जिन्होंने होली के मौके पर आपसी भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा देने की बात की। चलिए रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां संभल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जामा मस्जिद में सफेदी की मांग। ये बड़ी खबर संभल से एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से किया अनुरोध, जहां 2 लोगों को मस्जिद की जांच करने का अनुरोध और मस्जिद के अंदर जांच की नहीं दी अनुमति। हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया है एएसआई के 2 अधिकारी स्मारक का दौरा कर सकते हैं। ये भी हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं, जहां पर संभल से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मस्जिद के अंदर जो एएसआई का सर्वे था उसको लेकर अब बोला गया है कि मस्जिद के अंदर जांच की नहीं दी अनुमति। हाईकोर्ट ने बोला है 2 लोगों को मस्जिद की जांच करने का अनुरोध है और इसके साथ ही 2 लोगों को मस्जिद का जांच करने का अनुरोध दिया गया है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि एएसआई के 2 अधिकारी स्मारक स्थल पहुंचे हैं। और मामले की अब अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। और देखिए जामा मस्जिद में सफेदी की मांग को लेकर ये कार्रवाई है और अब इस पर जो कार्रवाई है वो अगली कार्रवाई 12 मार्च को होने वाली है। तो वही भीषण गर्मी के कारण कल पेरुमल कोविल पट्टी पहाड़ी पर जंगल में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन आग पर काबू पाने में कठिनाई हो रही और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है और राहत कार्य जारी है। आग की लपटें बढ़ने के कारण आसपास के इलाकों में धुआं फैलने लगा, जिससे नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। चलिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल